दोस्तों, हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मुगल काल स्टार्ट कर रखा था और आज मुगल काल के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। जिसमें हम पहले की बात करें, तो पहले हमने देखा था स्थापत्य, साहित्य, कला, चित्रकला, प्रशासनिक व्यवस्था, ये हम सभी पढ़ चुके हैं मुगल काल की। तो अब आगे इसमें टॉपिक दिया हुआ है कि विज्ञान और जो तकनीकी का टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें जो मुगल काल में कुछ भी विशेष काम नहीं हुआ था, तकनीकी के बारे में। तो हम डायरेक्ट है वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, बयाना के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? यानी जो खानवा का युद्ध था 1527 में, उससे पहले राजपूतों ने मुगलों को पहले पराजित किया था। तो वो कब किया था? वो किया था बयाना के युद्ध में। तो 21 और 22 फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा की सेना ने किसको हराया था? बाबर को हराया था बयाना युद्ध में। आगे है, हुमायूं के दिल्ली तख्त से निर्वासन काल में मारवाड़ के किस शासक ने शेरशाह के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव भिजवाया था? तो वो थे मालदेव। यानी जब हुमायूं का निर्वासन काल चल रहा था शेरशाह सूरी से हारने के बाद में, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने के लिए प्रस्ताव भेजा। तभी हम बाद में देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने मालदेव पे आक्रमण किया था। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, जिसमें मालदेव हार जाते हैं, मालदेव राठौड़, क्योंकि शेरशाह सूरी ने धोखा किया था। और इसी युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो वो गिर सुमेल की बात होती है उसमें। फिर आगे हम देखते हैं कि अकबर ने किस शक्ति से निपटने व शक्ति संतुलन बनाने हेतु राजपूतों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए थे? तो वो थे उज़्बेक, ठीक है ना। तो अकबर ने उज़्बेकों से निपटने के लिए राजपूतों से संबंध बनाए थे, ठीक है ना। अकबर द्वारा राजपूत नीति अपनाने के क्या कारण थे? तो वो हम देखें, तो इसमें है उपरोक्त सभी, यानी राजपूतों की वीरता और स्वामी भक्ति का गुण। राजपूताना से ही हज हेतु और सूरत व बंदरगाह हेतु मार्ग जाता था। अजमेर सूबे का राजस्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता। यानी राजपूत जो होते थे वो वीरता और स्वामी भक्ति दिखाते थे, ठीक है ना। और जो हज के लिए लोग जाते थे, अजमेर शरीफ वगैरह आते थे, और सूरत बंदरगाह हेतु मार्ग जाता था, वो भी राजपूताने से गुजरता था। और अजमेर सूबे का जो भी राजस्व है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखता था। फिर आगे हम बात करें कि अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इस आधार पर अकबर राजपूत नीति किस नीति पर आधारित थी? तो वो थी दमन व समझौते की, कि या तो क्या कर दो, दमन कर दो आप, या तो इनको पराजित कर दो, या फिर समझौता कर लो। यही नीति अपनाई थी अकबर ने राजपूतों के प्रति। अभी है, अकबर ने राजपूताने को जीतने के प्रयास में सबसे पहले किस राज्य को वैवाहिक संबंधों द्वारा आधिपत्य स्वीकार करवाया? तो सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनवाए थे आमेर में, जब इन्होंने हरकाबाई से विवाह किया था 6 फरवरी 1562 को। सांबर में हरकाबाई और जो अकबर है उनका विवाह हुआ था। तो प्रथम प्रयास ये थे इनके राजपूताने में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने अकबर की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी? यानी अपनी मर्जी से किसने स्वीकार की? तो 1 नंबर पे तो आमेर आता ही है, 2 पे बीकानेर और 3 पे जैसलमेर, ठीक है ना। आमेर, बीकानेर और जैसलमेर तीनों ने अपनी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करी थी अकबर की। आगे अकबर ने 1573 ईस्वी के आसपास महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने हेतु दूत भेजे थे। उनका सही क्रम है, तो हम दूतों को अगर याद करें, तो इनकी ट्रिक है JMBT, ठीक है ना। JMBT, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो इनके क्रम है, 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो 1 नंबर पे जलाल खां, 2 पे मानसिंह, 3 पे भगवंत दास और 4 पे टोडरमल, यानी JMBT इनकी ट्रिक होती है। आगे है, औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के इस्लाम ग्रहण करने की शर्त का किस मारवाड़ सरदार ने विरोध किया था? तो वो थे वीर दुर्गादास। आगे है, मारवाड़ में मुगलों के मध्य चले 30 वर्षीय 1679 से 1709 संघर्ष का नायक कौन था? तो वो था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जो थे वो मारवाड़ में सेनापति थे। इनके पिता आस्करण राठौड़ जो महाराजा जसवंत सिंह थे उनके मंत्री थे। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, तो इनके पुत्र अजीत सिंह को इन्होंने संरक्षण दिया था और मुगलों के विरोध में क्या किया था? संघर्ष किया था 30 वर्ष तक, दुर्गादास राठौड़। फिर हम बात करें कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सिंहस्पा व्यवस्था किस मुगल बादशाह ने शुरू की? तो वो की थी जहांगीर ने। हमने दुअस्पा और सिंहस्पा को अच्छे से पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि क्या चीजें हैं ये। मुगल काल में मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे जागीर, यानी जागीर दी जाती थी उनको भूमि के रूप में।
फिर है मुगल काल के किस राजस्व मंत्री ने 1570-1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्ण सर्वेक्षण किया था? तो वो थे टोडरमल। हमें पता है कि टोडरमल ने बुरास्व पद्धति वगैरह सभी जो है वो मुगल काल में अकबर के समय शुरू की थी। तो टोडरमल अकबर ने लड़के व लड़कियों के विवाह की आयु क्या निश्चित की थी? तो वो की थी 16 व 14 वर्ष। कितनी की थी? 16 लड़के की और 14 लड़की की वर्ष है वो अकबर ने स्टार्ट की थी। अकबर ने कौन सी फारसी कथाओं को प्रारंभ किया? तो झरोखा दर्शन, पाबोश और तुलादान। इसमें पाबोश का अर्थ है कि सुल्तान के पैरों पैरों को छूना है एकदम, ठीक है ना? तो पाबोश वो है। और तुलादान की हम बात करें, तुलादान में सम्राट को किसी सोने से या फिर अनाज से बराबर तोलकर उनको और वो अनाज या फिर जो धन होता था वो दान में दिया जाता था। झरोखा दर्शन में झरोखे में आके जो शासक है यानी जनता से वार्तालाप करता था। आगे है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा कर व हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था? तो ये तो औरंगजेब थे, क्योंकि औरंगजेब ही जजिया कर दोबारा शुरू करता है और सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाता है, ठीक है ना? आगे हम बात करें कि चांद बीबी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो वो था अहमदनगर, ठीक है ना? अहमदनगर की जो शासिका थी चांद बीबी, उन्होंने मुगलों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी, ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं कि अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था इलाही। इलाही सिक्का था जो सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। इलाही का मतलब जो इस्लाम में देवता। फिर हम बात करते हैं अकबर के समय का, ये तो हो गया। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो वो चौकोर सिक्के का नाम था जलाली। चौकोर सिक्के का नाम जलाली था और सबसे बड़ा सोने का सिक्का था उसको कहते थे इलाही। आगे भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो अकबर के काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी भारत में। राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? तो वो लगान संबंधी कार्य करते थे, यानी भू राजस्व संबंधी भूमि से संबंधित सिद्धांत दिए थे टोडरमल ने। मुगल काल में नस्क क्या था? तो मुगल काल में जो नस्क था वो भू लगान निर्धारण की एक विधि थी, है ना? कि जो भूमि पर लगान कैसे निर्धारण करते हैं तो उसकी एक विधि थी नस्क। आगे है टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? तो इनमें हम बात करें पोलज, पड़ती, चाचड़ और बंजर, तो इसमें पोलज भूमि थी वो कभी खाली नहीं रहती थी, इसमें प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखतः शेरशाह सूरी पर केंद्रित की? तो अब्दुल हामिद लाहौरी, या सरहिंदी, अब्बास खान सरवानी और मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो इनमें आता है अब्बास खान सरवानी। वो शेरवानी वाला ही है, ये हमने ट्रिक से याद किया था ना पहले। आगे है मुगल चित्रकला शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? तो मिस्र भारतीय शैली, रोमन भारतीय शैली, फारसी भारतीय शैली या फिर इनमें कोई नहीं। तो फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण था। आगे है भारतीय हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया? भारतीय भूमि, फारसी भूमि, रोमन भूमि या फिर उक्त भूमि? तो ये भारतीय भूमि पे ही मिली थी, हिंदू और विदेशी मुस्लिम जो कलाकार थे वो। मुगल शैली में किस चीज की कमी थी? यानी दरबारी दृश्य की, जानवरों के चित्र की, नारी शबीह की या फिर युद्ध दृश्य की? तो नारी शबीह की कमी थी। नारी शबीह का जो चित्र है वो सिर्फ नूरजहां का मिलता है इसमें, व्यक्ति चित्रण जो किया था उसमें, क्योंकि यहाँ पे औरतों को पर्दे में रखते थे तो उसका चित्रण वगैरह ज्यादा नहीं होता था मुगल काल में। फिर हम बात करते हैं कि धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई थी। दरबारी कला, भावपूर्ण कला, धार्मिक कला और सामाजिक कला, इन सबसे ज्यादा चित्रण आता है वो मुगल काल में दरबार का आता है। 1570 ईस्वी की कृति नजुम उल उलूम की प्रसिद्धि का कारण किसका चित्र है जो मुख्यतः किस शैली में है? तो वो है दक्कनी शैली में है। हम बात करते हैं कि नुजुम उल उलूम दक्कनी चित्रशैली का प्रारंभ चित्र संग्रह माना जाता है। बीजापुर के आदिल शाही सिक्कों के समय चित्रित हुआ था। यह चित्र संग्रह अली आदिल शाह के समय 17 अगस्त 1570 को पूर्ण हुआ था, ठीक है ना? तो ये दक्कनी शैली में है। किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा? राय कृष्णदास, कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन और मोती चंद्र। पर्सी ब्राउन ने कहा था। पर्सी ब्राउन के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं मुगल काल में। स्थापत्य में तो ऐसा कोई जो है वो जगह नहीं है जहाँ पे पर्सी ब्राउन ने कमेंट नहीं किया है। तो जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है पर्सी ब्राउन ने।
फिर है फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन-सी थी? फतेहपुर सीकरी में अंतिम क्या बना था? तो वो है इबादत खाना, चहार सुख, बीरबल का महल और हरमसरा। तो इसमें आता है चहार सुख। क्या आता है? चहार सुख। इसमें चार सुख बाजार को कहा गया है कि फतेहपुर सीकरी में लास्ट में बाजार बना था जिसको चार सुख के नाम से जाना जाता है। किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो बाबर, हुमायूं, दारा शिकोह, जहांगीर। तो इसमें आंसर है जहांगीर। जहांगीर के काल को मुगल कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम, दारा शिकोह, फर्रुखसियर। इसमें शाहजहां की स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के काल को माना जाता है। अकबर काल की प्रथम ज्ञात चित्र श्रृंखला जो 28 सेमी 22 के कागज पर संयोजित की गई थी, तो वो है गुलिस्तां, तूतीनामा, दास्तान अमीर हमजा और दीवाने हाफिज। तो ये है दास्तान अमीर हमजा। इसमें पैगंबर के चाचा के बारे में हमें इतिहास दिखता है। ठीक है। फिर आता है अकबर के शासनकाल के चित्रकार कौन थे? तो मीर सैयद अली, दशवंत बशावन, मुकुंद जमाल या फिर आकिरजा, दशवंत बशावन, मुकुंद जमाल या फिर फारूक बेग अकारिजा, बशावन, मुकुंद और जमाल, फिर दशवंत बिशन दास बशावन, मुकुंद जमाल। यानी ये तो सेम है दशवंत बशावन और जो है वो मुकुंद और जमाल। तो इसमें एक नंबर है मीर सैयद अली, दशवंत बसावन, मुकुंद और जमाल। जिसमें हम मीर सैयद अली की बात करें तो ये हुमायूं के साथ में ही आ गया था, यानी हुमायूं के काल में भी ही था। मीर सैयद अली तो अकबर के काल में भी था। फिर हम बात करें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनको सही सुमेलित करें हम तो ए और सी इसमें सही बताया गया है, यानी बाबर के मकबरा है काबुल में और जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, अकबर का मकबरा हमें पता है सिकंदरा में है और बहादुर शाह जफर का म्यांमार और बर्मा में है। तो इस प्रकार से ये है। आगे वाला है निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन सा व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? सांवला, बसावन, मिस्किन और भगवती। तो इसमें जो बसावन थे वो व्यंग्य चित्र के विशेषज्ञ थे। मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पितृदुरा का प्रयोग किया गया? ताजमहल, एतमादुल्ला मकबरा, जहांगीर मकबरा, अकबर मकबरा। तो इसमें एतमादुल्ला का मकबरा जो नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है? सीकरी की जामा मस्जिद, आगरा के किले की मोती मस्जिद, दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना और दिल्ली की जामा मस्जिद। तो इसमें है आगरा के किले में मोती मस्जिद। जो आगरा के किले में मोती मस्जिद है ना, वो पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है। अधोलिखित में से किसे मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है? बेहजाद, मीर कासिम, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मंसूर, अब्दुल हई और दशवंत बसावन। इसमें अब्दुल समद और मीर सैयद अली यही आते हैं सबसे पहले भारत में चित्रकार। तो यही संस्थापक माने जाते हैं मुगल चित्रशैली के। ठीक है ना? हुमायूं के साथ में यही दो लोग आते हैं। फिर आता है जो मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? जहांगीर, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद और बेहजाद। बेहजाद जो है वो पूर्व के राफेल हैं। इन्होंने फारस में बेहजादी शैली शुरू करी थी सबसे पहले। तो इन्हीं किसी से अब्दुल समद और मीर सैयद अली हैं जो हमारे भारत में आके मुगल चित्रकला शैली की स्थापना करते हैं। फिर है पक्षियों, पशुओं और पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था बिशन, मिस्किन, अब्दुल समद और मिस्किन। तो हमने इनको याद किया था ट्रिक से कि मंसूर यानी मशहूर हो गया था प्रकृति की चित्रण कर करके। ठीक है ना? ये बाज का, सारस का और जो है जेब्रा और पुष्प वगैरह के चित्रण किए थे मंसूर ने। कि उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? हुमायूं मकबरा, अकबर का मकबरा, एतमादुल्ला का और ताजमहल। अकबर के मकबरे में सबसे पहले मीनार बनवाई गई थी। ठीक है। मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो गयासुद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी और हुमायूं। यानी चार बाग पद्धति शुरू बाबर में करी थी, लेकिन मकबरे में जो प्रयोग मिलता है वो सबसे पहले हुमायूं वाले में मिलता है। तो इस प्रकार हमने लक्ष्य बुक के 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, एक तो गुप्त काल और दूसरा मुगल काल। अब आगे हम भारत में 1857 की क्रांति दूसरा 3 नंबर टॉपिक दिया हुआ है, उसको हम लाइन टू लाइन याद करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ। जय हिंद।